हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनरेशन में पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सेल्स ऑफ ब्लास्टिमा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन, उसमें हमने डी डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन एंड री डिफरेंशिएशन को पढ़ा। आज हम देखेंगे ब्लास्टिमा सेल्स की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो ओरिजिन्स ऑफ सेल्स ऑफ ब्लास्टिमा, इसके लिए दो मत प्रतिपादित किए गए हैं। फर्स्ट वन है लोकल ओरिजिन ऑफ ब्लास्टिमा सेल्स, ब्लास्टिमा कोशिकाओं की स्थानीय उत्पत्ति। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लास्टिमा में कोशिकाएं कटी सतह के आसपास से आती हैं। इसी क्षेत्र की विकसित उपास्थि, अस्थि व पेशी कोशिकाएं अविभेदीकरण में जाती हैं। मैट्रिक्स खुल जाता है एवं अन्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं मेसेनकाइमी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। एक्स किरणों के प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि ब्लास्टिमा में कोशिकाएं स्थानीय उत्पत्ति से प्राप्त होती हैं। दूसरा इसका मत है डिस्टेंट ओरिजिन ऑफ ब्लास्टिमा सेल्स, ब्लास्टिमा कोशिकाओं की दूरस्थ स्थान पर उत्पत्ति। तो इस मत के अनुसार ब्लास्टिमा में उपस्थित अविभेदित मेसेनकाइमी कोशिकाएं शरीर के दूरस्थ स्थान में आती हैं। ये अमीबॉइड गति द्वारा या रुधिर के साथ ब्लास्टिमा में आती हैं। यह मत प्लेनेरिया में किए गए प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया गया। यहाँ पर हम प्लेनेरिया में रीजनरेशन की क्रिया को देख सकते हैं इस डायग्राम में, जैसे प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोडर्म सेल्स, रीजनरेशन ऑफ ब्लास्टिमा यहाँ हम देख सकते हैं, और नेक्रोटिक सेल्स। प्लेनेरिया के घाव के साथ पूर्ण प्लेनेरिया एक्सरेस अगर उस पर डाली जाए तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन नहीं होता। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि लिम्ब एम्पुटेटेड इन द नॉन इरेडिएटेड एरियाज फेज टू रीजनरेट। अगर प्लेनेरिया के घाव वाले स्थान पर पूर्ण प्लेनेरिया पर अगर एक्सरेस डाली जाती हैं तो भी यहाँ पर रीजनरेशन नहीं होता, या ये रीजनरेशन की क्षमता को खो देता है। अगर प्लेनेरिया के कुछ भागों पर एक्सरेस को न डाला जाए, चाहे घाव पर एक्सरेस पड़े, तो भी शक्त भाग का रीजनरेशन होता है। लिम्ब एम्पुटेटेड इन द नॉन इरेडिएटेड एरियाज रीजनरेट हियर, रीजनरेशन पोर्शन ऑफ लिम्ब यहाँ हम देख सकते हैं। अतः इस प्रयोग से ये प्रमाणित होता है कि ब्लास्टिमा की कोशिकाएं शरीर के अन्य दूरस्थ भाग से आती हैं। यहाँ पर भी ब्लास्टिमा कोशिकाओं की दूरस्थ उत्पत्ति को प्रदर्शित करता ये प्रयोग है। यहाँ पर एम्पुटेटेड इरेडिएटेड जोन और यहाँ पर प्रोटेक्टेड जोन है, रीजनरेटेड ब्लास्टिमा जोन ऑफ माइग्रेशन। रीजनरेशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में रीजनरेशन की बहुत क्षमता होती है। यदि इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो सभी ऐसे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश भी है वृद्धि कर पूर्ण जंतु बन जाते हैं। वो टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश नहीं होता वो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अमीबा, स्टेंटर, ब्लीफेरिज्मा इत्यादि में इसकी रीजनरेशन की बहुत अधिक क्षमता होती है। रीजनरेशन इन पोरिफेरा, स्पंजों में रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक विकसित होती है। उदाहरण के लिए जैसे साइकन का अगर कोई भी भाग टूटकर अलग हो जाता है तो वह टूटा भाग नए साइकन में विकसित हो जाता है, या साइकन के कई टुकड़े काट दिए जाएं तो प्रत्येक टुकड़ा नए साइकन के रूप में विकसित हो जाएगा। कुछ स्पंजों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं जैसे आर्क्योसाइट सेल्स से पूर्ण स्पंज का निर्माण हो सकता है। इनमें प्रचुर मात्रा में भोजन पाया जाता है। ये कोशिकाएं एकत्र होकर एक गोलाकार संरचना बना लेती है। अनुकूल परिस्थितियों में ये अंकुरित होकर नए स्पंज को जन्म देता है। स्पंज में पिनाकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स व आर्क्योसाइट्स सेल्स इकट्ठी होकर पुनरुत्पन्न द्वारा रीजनरेशन द्वारा पूर्ण स्पंज का निर्माण करती है। रीजनरेशन इन सोलेंट्रेट्स, जब हम सोलेंट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो रीजनरेशन की क्षमता इनमें बहुत पाई जाती है। शरीर में घायल या टूटे भाग शीघ्र वापस बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काटा जाए तो ऐसा प्रत्येक टुकड़ा
जिसमें दोनों कोशिकीय स्तर उपस्थित होंगे उसमें रीजनरेशन द्वारा पूर्ण हाइड्रा बन जाएगा। जब भी बायोलॉजिकल स्टडी या कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी प्रारंभ करते हैं तो हाइड्रा की इसी क्षमता पर रीजनरेशन वाली जो क्षमता है, तो ट्रेम्बले ने 1774 में एक हाइड्रा को 2 टुकड़ों में काटा। 9-10 दिन में बेसल डिस्क की ओर वाले टुकड़े पर हाइपोस्टोम व स्पर्शकों का तथा मुख की ओर वाले टुकड़े पर वृंत एवं अधोबिंब बेसल डिस्क का विकास हो जाने से दोनों टुकड़े पूर्ण हाइड्रा बन गए। फिर उन्होंने ऐसे अनेक विलक्षण प्रयोग किए। जब उन्होंने एक हाइड्रा को हाइपोस्टोम से कुछ पीछे तक लंबाई में काटा तो ये 2 सिर वाला हाइड्रा बन गया। हाइड्रा में इस क्षमता का श्रेय इसकी सरल एवं अविशोषित अंतराली कोशिकाओं इंटरस्टिशियल सेल्स को होता है, जो शीघ्र प्रोलिफेरेशन एवं डिफ्रेंशिएशन द्वारा अन्य सभी प्रकार की कोशिकाएं बना लेती हैं। प्लेनेरियंस में रीजनरेशन, तो संघ प्लेटीहेल्मिंथस के वर्ग टर्बेलेरिया के सदस्य प्लेनेरियंस में पुनरुत्थान की रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है। हाइड्रा के समान इन्हें भी कितने ही टुकड़ों में काट दें तो प्रत्येक टुकड़ा रीजनरेशन के द्वारा पूर्ण जंतु बन जाएगा। जैसे यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं, अगर इनको कितने भी टुकड़ों में हमने काट दिया तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए हाइड्रा में रीजनरेट हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं हम रीजनरेटेड हेड, रीजनरेटेड पोस्टीरियर पोर्शन, मिडिल पीस, हेड और पोस्टीरियर पोर्शन सभी को अलग अलग किया हुआ है। हेड का रीजनरेशन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पोस्टीरियर पार्ट का। इस तरह से अलग अलग पोर्शन अलग अलग प्लेनेरियंस में डेवलप हो जाता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इनके शरीर में जगह जगह आरएनए से भरी अविभेदित कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें नियोब्लास्ट कहते हैं। कटे भाग में उपस्थित नियोब्लास्ट एक ब्लास्टिमा बनाते हैं। इनके बहुमुखी विभेदीकरण से तंत्रिका, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि विविध तंत्रों के सभी लुप्त भागों की क्षतिपूर्ति होती है। नियोब्लास्ट कोशिकाएं टोटिपोटेंट कोशिकाएं होती हैं। प्लेनेरियंस पर कई रीजनरेशन के प्रयोग किए गए हैं तथा 2 सिर वाले शरीर के दोनों सिरों पर सिर वाले आदि असाधारण प्रकार के प्लेनेरियंस प्राप्त किए। टर्बेलेरियंस के अलावा अन्य प्लेटीहेल्मिंथस में भी रीजनरेशन की क्षमता नहीं पाई जाती है। रीजनरेशन एनालिड्स में अगर रीजनरेशन की बात करें तो कई एनालिड जैसे पॉलीकीटा व ओलिगोकीटा में भी रीजनरेशन की क्षमता के प्रमाण मिले हैं। इनको इस क्षमता में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे केंचुए में अगले 6 खंडों के क्षेत्र में टूटे टुकड़े के अग्र सिरे पर रीजनरेशन से सिर बन जाता है, परंतु पश्च छोर पर पुनरुद्भवन रीजनरेशन नहीं होता। इसके 21वें से 34वें खंडों के मध्य टूटे टुकड़े पर सिर एवं पुच्छ भाग दोनों ही का विरोधी सिरों पर रीजनरेशन हो जाता है। पिछले भाग में टूटे टुकड़े में केवल पुच्छ भाग बनता है, सिर नहीं बनाता है। मोलुस्का में रीजनरेशन, तो मोलुस्का में रीजनरेशन की क्षमता बहुत कम होती है। इनमें सिर्फ आँख वृंत व सिर या पाद या भुजाओं में ही पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन इन आर्थ्रोपॉड्स, आर्थ्रोपॉड में पुनरुद्भवन रीजनरेशन की क्षमता सिर्फ पादों तक ही सीमित होती है। क्रस्टेशियंस में शक्त हुए पाद किसी भी अवस्था में रीजनरेशन द्वारा नए निर्मित हो सकते हैं। कीटों में सिर्फ रीजनरेशन पादों का लार्वा अवस्था में ही संभव होता है। क्रेब व स्पाइडर्स शत्रु द्वारा पकड़े जाने पर वे अपने पाद को संधि स्थल पर तोड़ देते हैं तथा अपनी रक्षा करते हैं। टूटा हुआ पाद फिर से रीजनरेशन क्रिया में जाकर नया बन जाता है। इकाइनोडर्मेटा में रीजनरेशन, तो इसमें रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक विकसित होती है। जैसे तारा मछली, ब्रिटल स्टार्स, सी लिलीज में कटी भुजा या केंद्रीय बिंब रीजनरेशन द्वारा फिर से बन सकता है। स्टारफिश में प्रत्येक कटी भुजा या केंद्रीय बिंब रीजनरेशन द्वारा पूरा जंतु बन जाता है। होलोथूरिया अपने आहार नाल व श्वसन वृक्ष को गुदा से बाहर निकालकर रीजनरेशन क्रिया द्वारा शक्त भाग को, जो लॉस पार्ट है, उसको फिर से बना लेता है। जैसे हम यहाँ पर
कंपैरेटिव रीजनरेशन देखते हैं हाइड्रा, सैलमेंडर एंड फ्रॉग में। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा रीजनरेशन इन इनवर्टिब्रेट्स एंड कंपैरेटिव स्टडी इन हाइड्रा, सैलमेंडर एंड फ्रॉग और ब्लास्टिमा सेल्स का ओरिजिन। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।